हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज है ये हमारी। और इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारी सुबह भी क्लास होती है, वो डिटेल में क्लास होती है। देखो, मैं आपको हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, डिटेल में हो, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाऊँ, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो जो लोग इस चीज़ को, ये क्लासेज नहीं ले रहे हैं ना, उनको बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखो, एक तरफ तो मैं डिटेल में क्लास ले रही हूँ, सुबह वाली क्लास में मैंने इंटेलिजेंस को डीप में पढ़ाया है, ठीक है। और हो सकता है 1-2 दिन में पूरा बुद्धि वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूँ, जो आपका यूपी टेट और सी टेट में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता है, ठीक है। और उसे कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर मैं मॉर्निंग में ही करा दूँगी। और यहाँ पे मैं सी टेट के और यूपी टेट के मिक्स क्वेश्चन आंसर का सीरीज कराने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो मैं इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो आप भी कुछ तो कोशिश करा करिए ना, है ना। आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो क्लास को। चलिए ठीक है, आप मेरे लिए शेयर मत करिए, लेकिन अपने लिए क्लास को तो अटेंड करने की कोशिश करिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका निकलेगा तो जॉब आपको मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे क्या कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसी गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इस धारणा को क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस धारणा को बच्चों की समझ में सोच में भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। भाई, अगर देखो, बच्चे क्या कह रहे हैं, धारणा अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब निष्क्रिय तो है नहीं, वो एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी प्रौढ़ों से सोच भिन्न होती है, ठीक है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। देखो, बच्चे बड़ों के समान तो नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, ये बात भी बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। सबसे सही आंसर इसका ये है कि पहचानना कि हाँ, बच्चे भी सोच सकते हैं, बच्चों के अंदर भी थिंकिंग एबिलिटी है। बस इतना अंतर है कि उनकी बच्चों की सोच और बड़ों की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी अलग होती है, राइट। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम में नहीं ऐड है, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग ऐड हो जाइए, वहाँ पे हर सब्जेक्ट का मैं पीडीएफ डालती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, हाँ ये वाला तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है, ठीक है। शिक्षक की भूमिका की हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। सबसे उचित वर्णन क्या है शिक्षक की भूमिका का, कि वह परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीकृत करना। पहली बात तो शिक्षक कभी निरुत्साह नहीं करता है, बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट तो बच्चों को करता ही नहीं है शिक्षक, है ना। तो ये तो हो गया हमारा गलत आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। ये कोई बात थोड़ी ना है कि केवल पावर पॉइंट चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। देखो, सीडीपी में जहाँ प्रतिस्पर्धा के लिए, चलो ठीक है, जब हम प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे बच्चों में क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे एक्टिव होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पे अवसर की बात आ जाएगी, जिस अवसर में आपको अवसर दिखेगा ना, तो ये सीडीपी की टैक्टिक्स होती हैं, सीख लीजिए। जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होगा, बच्चों को जितने ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है, थोड़ा बहुत प्रभाव उस पर आनुवंशिकता का पड़ता है, लेकिन मैंने जब भी पढ़ाया है ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी भी व्यक्ति में
सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है ना तो वो वातावरण का ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना किसी भी बच्चे के विकास की, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के विकास की या फिर बुद्धि की, तो सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा? वातावरण का पड़ेगा। वंशानुक्रम का गौड़ प्रभाव पड़ता है। गौड़ का मतलब होता है कम इम्पोर्टेंट। आपको ये नहीं, सीटेट में ऐसी लैंग्वेज नहीं देगा कि बच्चे की बुद्धि पर कम प्रभाव पड़ता, वो कम लिखेगा ही नहीं, वो गौड़ लिखेगा, क्योंकि वो जानता है गौड़ का मतलब आपको पता नहीं है, आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, है ना। तो सीटेट लैंग्वेज से ही खेलता है। ठीक है, वो कहेगा कि बच्चे की बुद्धि में जो है, बच्चे के डेवलपमेंट में, बुद्धि में सब वंशानुक्रम की का जो है मुख्य प्रभाव पड़ता है, वातावरण का गौड़ प्रभाव पड़ता है। अभी आप बताइए ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, है ना, सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वातावरण की। ठीक है, और सबसे कम भूमिका होती है अगर बात करें वंशानुक्रम की। ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम की भूमिका होती नहीं है, बिल्कुल होती है, लेकिन ज़्यादा वातावरण की होती है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है, ठीक है, उसका निर्धारण करने में, उसको आकार देने में वातावरण घटकों की कोई भूमिका ही नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ऐसा सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यही सही आंसर है। ठीक है, बहुत से शोधों से, बहुत सी बातों से ऐसा सिद्ध हो चुका है ना, कि बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। यही आंसर सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसका PDF दे दूंगी और बिना आंसर के दूंगी, तो आप लोग टेस्ट देने की कोशिश करना। ठीक है, कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। एक प्रक्रिया है, डैश 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 है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। क्या एक प्रक्रिया है ना? क्या करता है? समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में। इसका मतलब क्या है? विकास। ठीक है, सामाजिकरण, सीखना, परिपक्वता। भाई समाज में सक्रियता दिखाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए कक्षा कक्ष है, मतलब क्लास जो है नियंत्रण में रखना चाहिए, बच्चों को काबू में रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब स्वतंत्र, जहाँ पे बच्चों के विचारों को महत्ता दी जाए, है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है क्या? जनता, है ना। तो जनता का मतलब क्या? जितने भी बच्चे हैं ना, उनके विचारों को महत्व दी जाए, उनके विचारों को अवसर दिया जाए। ठीक है, उनकी बात को रखा जाए। तो कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है? जहाँ बच्चों लोकतांत्रिक हो, जहाँ पे कक्षा कक्ष कैसा हो? लोकतांत्रिक हो, और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसे बोले उसे डांट के बैठा दो, है ना। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एक घरेलू काम करने के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया जाता है। इस चित्र से क्या होता है? देखो, जब ऐसे चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं जिसमें लड़कियों का काम है घर संभालना, ठीक है, लड़कों का काम है डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना, तो ऐसी चीज़ें क्या हैं, क्या करती हैं? लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ाती हैं। ठीक है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को क्या करती हैं? ऐसे डायग्राम, ऐसे चित्र, ऐसी फोटो, ये सब लैंगिक रूढ़िबद्धता को बढ़ाती हैं, और हमारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है। अगर अदर कंट्रीज में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। ठीक है, औरतों को पूरी स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। ठीक है, इसमें
जो है टीचर्स को क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, संज्ञानात्मक स्तर पर अलग अलग होते हैं। हर बच्चा अलग होता है। क्यों अलग होता है भाई? हर बच्चा अलग घर से आ रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी की परिस्थितियां अलग हों, है ना, हो सकता है किसी को अलग सारे संसाधन मिल रहे हैं। ठीक है, घर में भी अच्छा माहौल मिल रहा है ना, उसके मम्मी पापा भी एजुकेटेड हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं उसके घर में। लेकिन हो सकता है वहीं पे दूसरा बच्चा जो आ रहा है वो अनएजुकेटेड फैमिली से आ रहा है, उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है ना। तो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से डेवलपमेंट अलग अलग होगा ना, तो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताएं भी तो अलग अलग होंगी ना। तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और इस मामले में टीचर को क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर भिन्नताएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, बहुत से बच्चे किसी अलग भाषा से मतलब उनकी अलग क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, उनकी अलग जाति हो सकती है, उनकी अलग मूल मान्यताएं हो सकती हैं, विश्वास अलग हो सकता है, अलग परंपराएं हो सकती हैं, है ना, अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, अलग जेंडर हो सकता है, अलग धर्म हो सकता है ना। तो इन सब में क्या होती है, बहुत सारी विविधता पाई जाती है। बच्चों की मतलब अलग अलग सोच थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन सब के बीच में टीचर को क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डी सही है भाई, दोनों सही है ना, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लो। ठीक है, अधिगमकर्ता का मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला। और सीखने वाला कौन होता है, बच्चा। ठीक है, जहाँ पे अभ्यर्थी आ जाए, शिक्षार्थी आ जाए, अधिगमकर्ता आ जाए, उसका मतलब है बच्चा या स्टूडेंट। इतनी बात समझ लेना, क्योंकि बहुत से लोग तो इसी में गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय होता है उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता पात्र होता है। नहीं भाई, हम अधिगमकर्ता की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक कहाँ से आ गया, हम लर्नर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयासों को सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऐसी विधियां जहां पे जो लर्नर है ना, वो अपनी पहल, उसकी अपनी पहल, उसका अपना प्रयास, उसका अपना अनुभव, ठीक है, उसका अपना प्रेजेंटेशन, उसको मान्यता दी जाए। ठीक है, उसको सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर क्या कहेंगे, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, तो इसमें कौन सा सही हो गया, कौन सा सही हो गया भाई, बी वाला हो गया ना बी वाला सही हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट रुक जाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है जिसमें शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाता है। अच्छा भाई, शिक्षक तथ्यों को याद करने पे बल देता है। अच्छा, ठीक है, कहाँ चला गया, याद करने पे बल देता है। एक मिनट रुक जाइए जरा। याद करने पे बल देता है। ठीक है, क्या ही बताऊं मेरे साथ क्या होता है, याद करने पे बल देता है। ठीक है, शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए पुरस्कार और दंड दिया जाता है। ठीक है भाई, ये गलत बात है, वैसे दंड नहीं दी, शिक्षक तथ्यों को याद करने पे बल देता है। ओके, आज यही होगा मेरे साथ।
शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे शिक्षार्थियों की समझ, शिक्षार्थियों के अवसर की बात की जाएगी, ठीक है, उनके स्वयं के ज्ञान के निर्माण की बात की जाती है, वो आंसर हमेशा सही होता है। ठीक है, शिक्षार्थी स्वयं के लिए सीखने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं अपनी समझ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी, मतलब अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनने में उनकी मदद करे हैं और झाड़ू पोछा करने में उनकी मदद करे, है ना। तो एक शिक्षक का ऐसा सोचना है, तो वो शिक्षक क्या कह रहा लगता है, मतलब मुझे तो लगता है उसको शिक्षक बनाना ही नहीं चाहिए ऐसे टीचर को। ठीक है, तो लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा भी अच्छा। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ऐसी बातें क्या करती हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती हैं, जेंडर बेस्ड को बढ़ाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा में विशेष आवश्यकताएं, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। अच्छा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया एक लेक्चर में, देखिए जाके। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को अलग बैठा देना चाहिए, हैं, या फिर केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, है, या फिर अन्य बच्चों से अलग बैठाना चाहिए तथा केवल खाना खाने के टाइम जो है एक में बैठाना चाहिए, है। अन्य नहीं भाई, ऐसे बच्चों को साथ में पढ़ाया जाना चाहिए, है ना, जिससे जो है बच्चों को अजीब ना लगे, दोनों के बीच में तालमेल बढ़े, कनेक्शन बढ़े। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि विशिष्ट बच्चों को अलग बैठाएंगे, सामान्य बच्चों को अलग बैठाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सारे बच्चों को एक साथ बैठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और अगर कोई विशिष्ट बच्चा है, मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए विशेष संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था करनी चाहिए, नेक्स्ट, है ना, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यही आ जाए बस, हो गया मुझे लग रहा है। हाँ, कक्षा में शिक्षण अधिगम को मानकीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आकलन उद्देश्यपूर्ण तथा वैध हो सकता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम विशिष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सीखने वाले में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो शिक्षण अधिगम है वो विशिष्ट कर देना चाहिए। जो लर्नर होते हैं ना, उनमें व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, इसके पहले मैंने बता दिया है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, कल से मैं कुछ इसका जुगाड़ करती हूँ कि क्वेश्चन पूरा आपको दिखे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।